नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक बेहतरीन योजना के बारे में और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के बारे में। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बिज़नेस को एक छूट प्रदान करने की कोशिश की है इस योजना के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत सारे छूट देने का प्रयास किया है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, टेंडर में ईएमडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया के थ्रू बिजनेसमैन को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। एक्चुअल में स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन क्यों कराएँ? हम स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए? और किस फर्म का हमें स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बात करते हैं बेनिफिट और एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन क्या है? सेकंड बात करेंगे बेनिफिट क्या है और थर्ड बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से फर्म एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास, कि स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कौन सी फर्म इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। बहुत लोग पूछते हैं सर, क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म में हो सकता है, क्या पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है, क्या प्राइवेट लिमिटेड में हो सकता है, या एलएलपी में हो सकता है, किस में हो सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन किस फर्म में हो सकता है और कौन सी फर्म एलिजिबल है इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को हम लोग पहले डीपीआईआईटी स्टार्टअप रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे कि एक्चुअल में स्टार्टअप इंडिया क्या है। समझिए, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत दिए जाने वाले बहुत सारे ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान्यता प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, जो किसी नए बिजनेस को सरकार के द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो गवर्नमेंट आपको यह मान्यता दे देती है कि आप कोई स्टार्टअप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू कंपनी, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये कहाँ से आता है? तो ये आता है, देता कौन है, ये मान्यता है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज इंटरनल ट्रेड। ध्यान से समझिएगा, इसका क्या मतलब है, ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं डीपीआईआईटी, इसका नाम है। ठीक है, और के द्वारा दी जाती है, और भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम ऑपरेट किए जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या है भैया, जब आपका बिजनेस सरकार के स्टार्टअप क्राइटेरिया को पूरा करता हो, रजिस्ट्रेशन आप कैसे ले सकते हैं? आपका जो भी बिजनेस है, जो सरकार की क्राइटेरिया है उसको पूरा करता हो, तभी आप इस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तभी इस रजिस्ट्रेशन को आप ले सकते हैं। बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमें स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि नए इनोवेशन स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। अगर आपका कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इसको सपोर्ट करता है। सेकंड है, नए बिजनेस और नए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना इसका काम है, कि नया कोई बिजनेस आए और नई कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। सेकंड है फंडिंग, टैक्स बेनिफिट, गवर्नमेंट स्कीम तक ये पहुंच देता है। पहला ये क्या करता है, आपको फंडिंग में मदद करता है, दूसरा आपको टैक्स बेनिफिट में मदद करता है, और चौथा गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचने के लिए मदद करता है। बात करें एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया कि स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कौन लोग करवा सकते हैं, या कौन सी फर्म इसके लिए एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी क्या है, स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी फर्म एलिजिबल है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट लोगों के पास होते हैं, तो हम उसी के बारे में समझ रहे हैं कि कौन कौन से फर्म इसमें एलिजिबल है। फर्स्ट है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
जो कि अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकंड है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अगर आपके पास LLP है तब भी आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थर्ड नंबर है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ध्यान देना, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है। यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में क्या अप्रूवल मिलता है। तो जी हाँ, अप्रूवल मिलता है, बट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अगर आप रजिस्टर्ड और पार्टनरशिप फर्म और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है इसको नहीं पता तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, हमने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। एक होता है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, समझिए, पार्टनरशिप फर्म वो होता है जो आप एक स्टम्प पेपर पर फॉर्मेटिंग, डीड फॉर्मेटिंग करके, जिस बोलते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर्मेटिंग करके आपने पैन कार्ड अप्लाई किया, आपने GST अप्लाई किया, आपने अकाउंट ओपन कराया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो उस केस में, ऐसी स्थिति में आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन उस पार्टनरशिप फर्म डीड के आधार पर नहीं कर सकते हो। क्लियर? लेकिन वही पार्टनरशिप फर्म अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया, मीन्स रजिस्ट्रार ऑफिस में, कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिससे आपको एक रजिस्टर्ड नंबर जनरेट होता है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। क्लियर? तभी उसको मानते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर ऐसी पार्टनरशिप फर्म आपके पास है तो आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए, बिजनेस एज क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल पुराना होना चाहिए कम से कम। ठीक, ऐसा नहीं कि आज करवाया कल अप्लाई कर दिया, बहुत कम चांस है कि आपका अप्रूवल हो जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि फर्म का टर्नओवर क्या होना चाहिए, तो फर्म का टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनोवेशन क्या है, इसके स्केप क्या है, इनोवेशन क्या है भैया, कौन कौन से इनोवेशन को लेता है? ये प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, इनोवेशन या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कोई भी हो। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सर्विस सेक्टर में है, या कुछ ऐसा कर रहे हो जो प्रोडक्ट के है, इन्वेशन है, कुछ बनाने का काम कर रहे हो, या बिजनेस मॉडल जो होना चाहिए वो स्केलेबल होना चाहिए, मतलब कि आपको जो बता रहे हो, ऐसी चीज बता रहे हो, उसमें स्केल होना चाहिए, उसमें बढ़ने की स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर हो रहा है वही आप बता रहे हो, नहीं, कुछ अच्छा होना चाहिए जिसमें बढ़ने की स्किल होनी चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस स्प्लिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो बिजनेस चल रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बेनिफिट क्या होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या हैं? ध्यान से समझिएगा, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या हैं? सबसे फर्स्ट, इनकम टैक्स एग्जम्पशन। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है तो आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। 3 साल तक 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन प्राप्त होता है, ध्यान से समझिएगा। 3 साल तक आपको 100% एग्जम्पशन प्राप्त होता है सेक्शन 80 IAC के तहत। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एंगल ऑफ टैक्स एग्जम्पशन सेक्शन 56 टू इस एग्जम्पशन मिलता है। अगला है आपका पेटेंट ट्रेडमार्क राइट। जब आप कभी भी ट्रेडमार्क या पेटेंट अप्लाई करते हो उस नाम से, तो उसकी फीस में 80% का बेनिफिट आपको दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पार्टनरशिप फर्म के नाम से स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जितनी भी फीस लगेगी उसमें आपको 80% का रिबेट प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि गवर्नमेंट टेंडर में एडवांटेज है। सबसे जो लोग कराते हैं, टेंडर वेंडर भरते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है तो आप कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर फाइल कर रहे हो तो उस टेंडर में आपको छूट मिलेगी। क्या छूट मिलेगी? टर्नओवर और पीरियड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में छूट मिलेगी। ध्यान देना, एक तो आपको टर्नओवर और पीरियड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन मिलेगा, दूसरा आपको EMD में छूट मिलेगी। ध्यान देना, ठीक है। कंप्लायंस इसका कुछ भी नहीं है, लेबर ऑफ एनवायरमेंट लॉ के सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। और इसमें आपको फंडिंग सपोर्ट भी मिलती है। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट स्कीम और फंड स्कीम के SIFD के तहत आपको एक्सेस मिल सकता है गवर्नमेंट स्कीम में आने के लिए। ठीक है,
अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 डेज में इजिली आप इसको वाइंड अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या है? ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है। ये क्या है? एक गवर्नमेंट की स्कीम है। क्लियर? और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से समझिएगा। स्टार्टअप इंडिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपकी है तब भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तब भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान देना, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तब भी ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एक बार और ध्यान सुनना, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, सभी के पास पार्टनरशिप फर्म है, बट रजिस्टर्ड 90% लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे वही मांग रहा है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मीन्स समझ लीजिए कि वो पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्ट्रार फर्म में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है, जिसका एक फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। अगर ऐसी फर्म आपके पास है तो आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्लियर? तो ये रहा आपका स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन। और तमाम ऐसे हमारे वीडियो आते रहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। आप सभी लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, बिजनेस, तमाम तरीके के बिजनेस से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जेन्युइन वीडियो देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।